नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें पृथ्वी के विशाल नीले दिल मतलब हमारे महासागरों और सागरों की गहराइयों में ले जाती है। हम्म। इन स्रोतों से पता चलता है कि ये न सिर्फ पृथ्वी की करीब 70% से ज्यादा सतह को ढकते हैं, बल्कि हमारे मौसम का मिजाज तय करते हैं, अरबों लोगों का पेट भरते हैं और हाँ, अनगिनत अनदेखे जीवों का घर भी है। बिल्कुल। हमारा मिशन है इन स्रोतों से सबसे अहम जानकारी निकालना। हम्म। तो चलिए इस जानकारी के सागर में उतरते हैं। जी। सबसे पहले ये जो स्रोत हैं ये महासागर और सागर के बीच का तकनीकी फर्क बताते हैं। अक्सर हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं। क्या है ये बुनियादी अंतर? हाँ, देखिए ये एक आम बात है। स्रोत साफ करते हैं कि महासागर वो नमक के पानी के विशाल भंडार है, मतलब बड़े खुले हिस्से जो महाद्वीपों को अलग करते हैं, अच्छा। जैसे प्रशांत या अटलांटिक। हम्म। और सागर वो इनसे छोटे होते हैं, जमीन से कुछ हद तक घिरे हुए, और ये महासागरों से जुड़े होते हैं। समझ गया। दुनिया में 5 मुख्य महासागर हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी या अंटार्कटिक और आर्कटिक। और ये सब मिलकर एक तरह का वैश्विक महासागर बनाते हैं, जिसमें प्रशांत सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है। और ये गहराई, ये तो वाकई चौंकाने वाली है। स्रोत बताते हैं कि सतह के नीचे एक पूरी अलग दुनिया है, कई परतों में। सिर्फ लिस्ट करने के बजाय क्या ये स्रोत ये भी बताते हैं कि इन अलग अलग गहराइयों में, मतलब उस अंधेरे और दबाव में, जीवन कैसे पनपता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। जानकारी इन परतों को रोशनी, तापमान और दबाव के हिसाब से बांटती है। सबसे ऊपर है सनलाइट जोन, मतलब एपिपेलाजिक जोन, जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है, और ज्यादातर समुद्री जीवन यही है, मछलियां, प्लैंकटन, कछुए, सब कुछ। फिर इसके नीचे आता है धुंधला सा ट्वाइलाइट जोन या मेसोपेलाजिक। यहाँ रोशनी कम होती जाती है और अजीबोगरीब जीव मिलते हैं, थोड़े अलग से। अच्छा। हाँ। फिर आता है पूरी तरह अंधेरा मिडनाइट जोन, मतलब बैथीपेलाजिक, और उसके नीचे भयानक दबाव वाला अतल या एबिसोपेलाजिक क्षेत्र। यहाँ जीवन को तो चरम स्थितियों में ढलना पड़ता है। कुछ जीव तो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। वाओ, बायोल्यूमिनेसेंस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और सबसे नीचे है हैडल जोन, हैडोपेलाजिक, जैसे मारियाना ट्रेंच, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, लगभग 11 किलोमीटर नीचे। ये तो किसी दूसरी दुनिया जैसा है सच में। अविश्वसनीय। 11 किलोमीटर। और ये विशाल जलराशि स्थिर नहीं है। मैंने स्रोतों में ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट के बारे में पढ़ा। ये विचार के महासागर पूरी दुनिया में गर्मी फैलाते हैं, ये तो कमाल का है। स्रोत इसके महत्व को कैसे समझाते हैं? हाँ, वो जानकारी इसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहती है, और ये वाकई पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ये विशाल धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम, समुद्र के पानी का तापमान और उसके खारेपन, मतलब नमक की मात्रा में जो अंतर होता है, उसके कारण चलती हैं। अच्छा, तापमान और खारापन? हाँ। ये गर्म पानी को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं और ठंडे पानी को वापस लाती हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। अगर जलवायु एक ऑर्केस्ट्रा है तो महासागर उसका कंडक्टर है। क्या बात है, जलवायु का कंडक्टर। हाँ, ये धाराएं मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करती हैं। बिल्कुल। और इन धाराओं और गहराइयों में जीवन की जो विविधता है, स्रोतों के मुताबिक तो पृथ्वी का लगभग 80% जीवन इन्हीं महासागरों में है। ये सच है। ये आंकड़ा सचमुच हैरान करने वाला है, पर हाँ, स्रोत यही बताते हैं। सोचिए, मूंगे की चट्टानें, जिन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहा गया है। हाँ, सुना है। वो हजारों प्रजातियों का घर हैं। फिर गहरे समुद्र में वो चमकने वाले जीव हैं, बायोल्यूमिनेसेंट। हाँ। और दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, वो भी तो यहीं रहता है। और सबसे रोमांचक बात, अनुमान है कि करीब 20 लाख समुद्री प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में विज्ञान अभी जानता ही नहीं। 20 लाख? हाँ, मतलब हमारे अपने ग्रह पे ही इतना कुछ है जिसे खोजना अभी बाकी है। तो ये महासागर जीवन से भरपूर हैं। लेकिन यही स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये समृद्ध जीवन अब अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसा लगता है कि इंसानी गतिविधियां इस नीले दिल पर भारी पड़ रही हैं। हाँ, ये चिंता की कई वजहें इन दस्तावेजों में साफ नजर आती हैं। सबसे बड़ा खतरा तो है जलवायु परिवर्तन। समुद्र गर्म हो रहे हैं, उनका एसिडिफिकेशन मतलब अम्लीकरण बढ़ रहा है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे हैं। इससे सीपियों और मूंगों जैसे जीवों के लिए अपना खोल या कंकाल बनाना मुश्किल हो रहा है।
साथ ही समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। और क्या खतरे हैं? दूसरा बड़ा मुद्दा है ओवरफिशिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना। इससे कई प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं। तीसरा है प्रदूषण, खासकर प्लास्टिक। एक डराने वाला तथ्य ये है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2050 तक समुद्र में वजन के हिसाब से मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है। क्या? वजन के हिसाब से मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक? ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, ये वाकई भयावह है। इसके अलावा तेल रिसाव, रासायनिक प्रदूषण और तटीय आवासों जैसे मैंग्रोव्स और मूंगों का विनाश, ये सब बड़े खतरे हैं और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक समस्या दूसरी को बढ़ाती है। ये तो बहुत गंभीर तस्वीर है। क्या इन स्रोतों में कहीं कोई उम्मीद की किरण या समाधानों का भी जिक्र है? बिल्कुल। निराशा के बीच अच्छी बात यह है कि सकारात्मक प्रयासों का भी उल्लेख है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, जहां मछली पकड़ने और दूसरी हानिकारक गतिविधियों पर रोक होती है। कई देश सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी समुद्रों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और हाँ, नागरिक विज्ञान, सिटीजन साइंस जैसे कार्यक्रम भी हैं जो आम लोगों को डेटा इकट्ठा करने और संरक्षण में मदद करने का मौका दे रहे हैं। तो कोशिशें जारी हैं, पर हाँ, चुनौती बहुत बड़ी है। तो ये स्रोत हमें एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। हमारे महासागर अद्भुत रूप से विशाल हैं, जीवन से भरपूर हैं, पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी हैं, लेकिन साथ ही वे बहुत नाजुक भी हैं और हमारी सुरक्षा पर निर्भर हैं। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात यह है, जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है कि 80% से ज्यादा महासागर अभी भी अनअन्वेषित हैं, अनमैप किए हुए हैं। पृथ्वी पर शायद आखिरी महान अज्ञात सीमा इन्हीं लहरों के नीचे है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उन गहराइयों में अभी और क्या रहस्य, क्या जीवन छुपा है जिसे जानना बाकी है।